अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर का जो है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, आज हम उसकी एक्सरसाइज करने लगे हैं। तो चैप्टर 8 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करने लगे हैं इसके एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। इसी तरह से सेकंड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इसी तरह फोर्थ भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो 5 का जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इसी तरह से जो 6 है उसका हमारे पास करेक्ट जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, और 8 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा। इसी तरह 9 उसका करेक्ट ऑप्शन ए, और 10 जो एमसीक्यू है उसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन बाय द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद होता है ये हमने बताना है। तो इसकी डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट व्हिच कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट चेंज एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? अब देखिए, जब हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा होता है और अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो, जैसे कि आपको पता है कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तो आपको पता है वो फॉरवर्ड भी मूव करता है और रिवर्स भी मूव करता है। तो जब वो मूव कर रहा होगा तो उसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसका फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट जो है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट इसे हम केमिकल या इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम भी देते हैं। इसमें हमारे पास फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट जो है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की कंपोजिशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, मतलब उसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं आती। चलिए इसका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट बी जो है अब हम देखने लगे। डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसे हम उसकी डेफिनेशन हमें करनी है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक को हम बोलते हैं रिवर्सिबल और एक को बोलते हैं इरिवर्सिबल। अब आपसे ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दोनों में फर्क क्या है। तो स्टूडेंट एक ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी मूव करे और रिवर्स भी मूव करे, यानी दोनों डायरेक्शंस में वो मूव करे, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल। और एक ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे उसे हम बोलेंगे इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होगी? दोज रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स इज आर called reversible reactions. Those reactions which proceed in both directions are called reversible reactions. आगे आप ये भी याद रखिएगा कि these reactions never stop. ये रिएक्शन कभी स्टॉप जो है वो स्टॉप नहीं होते, रुकते नहीं है। क्यों नहीं रुकते? जब वो फॉरवर्ड जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो दोबारा जो है वो क्या हो जाते हैं, वो रिवर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट रिएक्शंस होते हैं, कभी कंप्लीट ही नहीं होते। अगर कंप्लीट होंगे तो स्टॉप होंगे ना। इसी तरह ये भी याद रखिएगा कि इनको हम डबल हेडेड एरो से जाहिर करते हैं। इस तरह से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान डबल हेडेड एरो लगाते हैं। इसी तरह से
जो इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, जिसे हम Kc से जाहिर करते हैं, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इसी इन रिएक्शंस के दौरान में जो है वो होती है। और इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं तो देखें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके ये दोनों अमोनिया बनाएंगे और अमोनिया दोबारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में जो है कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द चेंज ऑफ वॉल्यूम डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर सम ऑफ द गैस फेज रिएक्शंस बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए हमारे पास में है, अगर हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा हो और वो गैस फेज रिएक्शन हो, गैस फेज रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट सारे के सारे गैस फॉर्म में हो, उसे हम बोलते हैं गैस फेज रिएक्शन। अगर हमारे पास एक गैस फेज रिएक्शन हो रहा हो तो कहते हैं कि उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन वो तो वॉल्यूम चेंज करने से चेंज हो जाती है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टूडेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाली है कि ये दो पोजीशन होती है जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उस स्टेट को, उस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। जबकि Kc क्या है, ये है Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उनके दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं Kc। तो Kc वॉल्यूम चेंज अगर हम करेंगे किसी रिएक्शन का तो Kc चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, तो देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc इज ओनली अफेक्टेड बाय टेंपरेचर। ये जो Kc है ये सिर्फ टेंपरेचर से चेंज होता है। इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो गिवन टेंपरेचर पे फिक्स होती है एंड इज डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ द रिएक्शन। और ये रिएक्शन की नेचर से कैलकुलेट हम कर सकते हैं Kc की वैल्यू, नॉट बाय एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक प्रेशर और वॉल्यूम। ये जो Kc है इसकी फिक्स वैल्यू होती है, ये रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करती है, उससे इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। ये जो एक्सटर्नल हमारे पास कंडीशंस होती हैं जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये इन पे जो है वो असरअंदाज नहीं होती। सो इवन दो द कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द सब्सटेंसेस चेंज विद वॉल्यूम। अब देखिए अगर हम वॉल्यूम चेंज करते हैं तो रिएक्शन का प्रेशर या रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो भी चेंज हो जाती है। They adjust in such a way that the ratio of the products to reactants remains equal to the same constant value Kc। अब देखें वो कह रहा है कि जो Kc है अगर आप वॉल्यूम चेंज करते हैं या आप प्रेशर चेंज करते हैं, मतलब वॉल्यूम चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा रिएक्शन का, रिएक्शन का जो है वो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन Kc जो है वो क्या होगी, वो हमेशा फिक्स रहेगी। Kc हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी जब तक टेंपरेचर चेंज नहीं होगा। अगर टेंपरेचर चेंज होगा तो फिर Kc चेंज होगा, अदरवाइज Kc जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, हमारे पास एक रिएक्शन फर्ज करें, ये रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए अगर हम फर्ज करें कि ये वाले जो है वो लेते हैं 20 मोल, ठीक है, दोनों के, और इधर हमने लिए 30 मोल, ठीक है। अब देखिए अगर हम रेशियो निकालें, चले ये 10 कर लें, ये 10 मोल है और ये 30 मोल है। अगर हम यहाँ पे Kc की रेशियो निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऊपर लिखने होते हैं, रिएक्टेंट्स नीचे लिखने होते हैं, ये कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रेशियो कितनी आई, 3 आई। जब तक हम टेंपरेचर चेंज नहीं करेंगे ये रेशियो हमेशा 3 ही रहेगी, चाहे आप वॉल्यूम चेंज कर लो, चाहे आप प्रेशर चेंज कर लो,
वो ये जो Kc की रेशियो है ये हमेशा इतनी ही आनी है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया। अब अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं या फिर वॉल्यूम चेंज करते हैं तो इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, यानी ये हो सकता है ये इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए प्रेशर ज्यादा करने से, या हो सकता है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी सी देर बाद आए, लेकिन Kc की वैल्यू यही रहनी है। चले ये था हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब स्टूडेंट असल में ये इकट्ठा ही क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप इक्विलिब्रियम जो है उसकी डेफिनेशन करें और साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएं। तो यहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। इक्विलिब्रियम जो केमिकल इक्विलिब्रियम है आप लोगों को पता है, इसे केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। तो ये जो पोजीशन है इसकी क्या खसूसियात हैं? तो पहली है एट दिस स्टेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। अब देखें ना यहां पे मैंने बताया था डेफिनेशन के अंदर कि इस स्टेज पे रिएक्शन की जो कंपोजिशन होती है वो चेंज नहीं होती, यानी कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी। तो ये पहली इसकी खसूसियत है। दूसरी है कि अगर हम रिएक्शन ये इधर से इस साइड पे जाएंगे, फॉरवर्ड जाएं या फिर रिवर्स आए, इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है वो हासिल कहीं से भी हो सकती है। ये फॉरवर्ड से अगर हम स्टार्ट करें फिर भी हो जाएगी, रिवर्स से स्टार्ट करें फिर भी जो है वो हासिल हो जाएगी। दिस स्टेज कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड वेयर वी स्टार्ट विद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। यानी अगर हम रिएक्शन को रिएक्टेंट्स वाली साइड से स्टार्ट करें या फिर प्रोडक्ट्स वाली साइड से स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो कहीं से भी हम हासिल कर सकते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट Kc। अब देखिए जो कैटलिस्ट है वो Kc और इक्विलिब्रियम स्टेट दोनों को ही जो है वो चेंज नहीं करवा सकता। जो कैटलिस्ट होता है सिर्फ वो क्या करता है, इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम अर्लियर। जो कैटलिस्ट है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी लेके आता है, बस वो Kc और इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करता। जी तो हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो F है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं वो ये है, why do the rates of forward reactions slow down when a reversible reaction approach the equilibrium state या equilibrium stage। हाँ जी, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो रेट है वो जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जा रहा होता है वो रेट जो है वो स्लो क्यों हो रहा है। स्टूडेंट यहां से ग्राफ से इसको देखिएगा, जब हम ग्राफ बनाते होते हैं तो हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते होते हैं और वाई एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन लेते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट ना होने के बराबर होते हैं, तो प्रोडक्ट हम यहां पे लेंगे, ठीक है, और रिएक्टेंट्स हम यहां पे लेंगे। अब देखें ये जो है वो स्पीड रिएक्टेंट्स की है जबकि ये हमारे पास प्रोडक्ट्स की है। तो इस तरह से हम ग्राफ भी बनाते होते हैं इक्विलिब्रियम का। अब देखिए जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे पास देखें जब हम रिएक्शन शुरू करेंगे तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे किस में? प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट्स में। अब चूंकि शुरू में रिएक्टेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है और प्रोडक्ट्स की तादाद थोड़ी होती है, तो इसलिए हमारे पास
जो रिएक्टेंट्स है वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में। तो प्रोडक्ट्स जल्दी बनेगा, जबकि रिएक्टेंट्स वो कम होते जाएंगे। और इसी तरह जब हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन चुका होगा तो फिर हमारे पास वो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। अब देखें तो यहां पे ये पूछा जा रहा है कि जो एक रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट होता है वो शुरू में ज्यादा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्यों थोड़ा होना शुरू हो जाता है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ जी, तो देखें ये मैंने कहा था कि यहाँ पे ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट शुरू में 0 है, रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा तादाद में है। तो रिएक्टेंट्स वाला जो ग्राफ है ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो कहा गया है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, रिएक्टेंट्स पे। एज द रिएक्शन प्रोसीड reactants are consumed to form products। अब जैसे जैसे रिएक्शन चलता है रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। so concentration of reactants decrease over time। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अब देखिए रेट लॉ क्या है, रेट लॉ है कि किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और कंसंट्रेशन की किसकी, रिएक्टेंट्स की। जितने रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे उतना रेट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या हो गए, आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ a lower concentration leads to a slower rate। जितनी कंसंट्रेशन थोड़ी होगी उतना जो रिएक्शन है वो क्या होगा, स्लो होगा। therefore rate of forward reaction slows down when reaction approaches to equilibrium stage। यही वजह है कि जब हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जाता है तो हमारे पास जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो स्लो हो चुका होता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है why ice at 0 degree centigrade can be melted by applying pressure with supply of heat from outside without, यहां पे जो है ये होना है without। हाँ जी, देखिए हमने बाहर से हीट जो है वो सप्लाई नहीं करनी, किसको, आइस को। यानी हमारे पास आइस है उसको हम बाहर से हीट नहीं दे रहे, टेंपरेचर उसका फिक्स किया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, उसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो आइस है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, हाँ जी देखिए हमने एक लॉ पढ़ा है जिसे हम ले शैटली प्रिंसिपल कहते हैं। अब ले शैटली प्रिंसिपल क्या कहता है, ले शैटली प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी रिएक्शन पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से उस साइड पे चला जाता है जिस साइड पे वॉल्यूम कम होता है। अब देखिए हम एक रिएक्शन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने से रिएक्शन उस साइड पे चला जाएगा जिस साइड पे हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा होगा। अगर रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम थोड़ा हुआ तो रिएक्शन रिएक्टेंट्स वाली साइड पे चला जाता है, और अगर प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा होता है तो रिएक्शन प्रोडक्ट वाली साइड पे चला जाता है। अब देखें जब आइस जो है वो मेल्ट होती है, स्टूडेंट आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, जबकि जो वाटर है ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आप यहां से याद रखिएगा कि ये रिएक्टेंट्स हैं कि प्रोडक्ट्स हैं, तो इन दोनों में से वॉल्यूम किसका कम है। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि जब आइस बनती है तो उसका वॉल्यूम 9% ज्यादा हो जाता है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है जबकि वाटर का वॉल्यूम थोड़ा होता है। तो अब हम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर लगाने से मैंने आप लोगों को बताया ले शैटली प्रिंसिपल कहता है कि रिएक्शन उधर जाएगा जिधर वॉल्यूम थोड़ा हुआ। तो वॉल्यूम हमारे पास वाटर वाली साइड पे थोड़ा है, यही वजह है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे आइस मेल्ट हो जाएगी और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा।
अब इसका उलट करें, अगर हम प्रेशर कम कर देते हैं, टेम्परेचर फिक्स रखें, तो हमारे पास जो वाटर है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो आइस फिर मेल्ट नहीं होगी, बल्कि जो वाटर है वो फ्रीज होगा और आइस बनेगा। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया कि प्रेशर अप्लाई करेंगे अगर हम, तो क्यों आइस ज्यादा मेल्ट होती है। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू डिशेल्टियर प्रिंसिपल, एन इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स द रिएक्शन टू दैट साइड where the reaction occupies less volume। जी वही बात मैंने कह दी कि डिशेल्टियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप एक रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम उधर जाता है, रिएक्शन उधर जाता है जिधर वॉल्यूम थोड़ा होता है। सिंस आइस हैज मोर वॉल्यूम देन लिक्विड वाटर, आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, लिहाजा रिएक्शन किधर जाएगा, वाटर वाली साइड पे। सो ice at 0 degree centigrade melts by applying pressure। यही वजह है कि प्रेशर बढ़ाने से हमारे पास जो आइस है वो मेल्ट हो गया। स्टूडेंट ये हमारे पास आज चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज थी, जिसको आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को इसमें से कोई पॉइंट जब समझ नहीं आया तो मुझे जो है वो कमेंट करें और बताएं, ताकि मैं आप लोगों को जो है वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।